गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे सिस्टम पर चर्चा करने वाले हैं जो जो हमारी इकोनॉमी को एक तरह से चुपचाप चलाता है, पर हम उसके स्केल और उसकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमारे सामने जो स्रोत है उसका नाम है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। सही कहा, ये बहुत ही डिटेल्ड सोर्स है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि भारत में जनरल इंश्योरेंस कंपनियां आखिर पर्दे के पीछे कैसे ऑपरेट करती हैं। ये सिर्फ कुछ फॉर्म्स भरने और प्रीमियम कलेक्ट करने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहद विशाल और सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी पूरा स्पेक्ट्रम, जैसे प्रॉपर्टी या फायर इंश्योरेंस हो गया, हाँ, प्रॉपर्टी, फायर, मरीन, मोटर, यहां तक कि लायबिलिटी भी, ये सब जनरल इंश्योरेंस के दायरे में आता है। लेकिन इसका ऑपरेशनल ढांचा कितना बड़ा है और ये एक्चुअली रिस्क को कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं बताती हूँ, ये विषय आम जीवन के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये फ्रेमवर्क एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक अब्जॉर्बर सही टर्म है। हाँ, इन कंपनियों का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर किसी एक सेंट्रल ऑफिस से कंट्रोल होने वाला साधारण प्रोसेस नहीं है। ये एक मैसिव इकोसिस्टम है। इसमें हजारों ब्रांचेस होती हैं। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग होते हैं। एग्जैक्टली। जमीन पर मौजूद एजेंट्स होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रोकर्स और आजकल के एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं इसमें। ये सब मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कंटिन्यूस डेटा प्रोसेस करती है, राइट, रिस्क असेस करती हैं और कैपिटल मैनेज करती है। उनका काम सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना नहीं है। शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी रिस्क के प्रोफाइलिंग करने से लेकर करोड़ों के क्लेम सेटल करने तक। एक वक्त पर हजारों वेरिएबल्स हैंडल करने पड़ते होंगे इनको। बिल्कुल, हजारों वेरिएबल्स। अगर ये फ्रेमवर्क एक दिन के लिए भी फेल हो जाए तो सप्लाई चेन्स रुक सकती हैं और बड़े बिजनेसेस कोलैप्स हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ आकर ना बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्योंकि जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं उसका कैलकुलेशन कोई सिंपल परसेंटेज फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम सब अक्सर सोचते हैं कि हर गाड़ी या हर फैक्ट्री के इंश्योरेंस का रेट लगभग एक जैसा क्यों नहीं होता। वो आखिर कौन सी मैथ है जो ये तय करती है कि एक स्पेसिफिक रिस्क की कीमत क्या होगी। मुझे लगता है स्रोत में जो एक्चुअरीज का रोल बताया गया है ना, वो काफी हद तक इस मैथ को ड्राइव करता है। सही पकड़ा आपने। अंडरराइटिंग और रिस्क असेसमेंट किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का इंजन रूम होता है। एक्चुअली सिर्फ बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं देखते। तो वो एग्जैक्टली क्या देखते हैं? वो हिस्टोरिकल डेटा, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और प्रोबेबिलिटी थियरीज का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई रिस्क सामने आता है तो सबसे पहले उसकी नेचर और लाइक्लीहुड को क्वांटिफाई किया जाता है। लाइक्लीहुड मतलब उस इवेंट के होने की कितनी संभावना है। हाँ, और उसके बाद सिवियरिटी का आकलन होता है।
अगर डिजास्टर हुआ तो मैक्सिमम फाइनेंशियल डैमेज कितना होगा। राइट। इसमें लोकेशन और वहां पहले से मौजूद रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अंडरराइटर्स इन सभी डेटा पॉइंट्स को एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम में डालते हैं ताकि एक प्रीमियम रेट निकल सके। एग्जैक्टली एक ऐसा प्रीमियम रेट जो कॉम्पिटिटिव भी हो और फ्यूचर में आने वाले क्लेम्स को कवर करने के लिए सफिशिएंट भी। ये एक पूरा बैलेंसिंग एक्ट है। इसको थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर समझते हैं। हमारे स्रोत में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे हम NIACL कहते हैं, NIACL, हाँ, उनके मोटर इंश्योरेंस का एक बहुत डिटेल उदाहरण दिया गया है। जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि प्रीमियम तय करते वक्त इन माइक्रो लेवल डेटा पॉइंट्स को कितना ज्यादा वेटेज दिया जाता है। बिल्कुल। मैं सोचता था कि सिर्फ गाड़ी का मॉडल और उम्र काफी होती है, पर NIACL का फ्रेमवर्क तो इससे कहीं आगे जाता है। वो प्रैक्टिकली ड्राइवर के बिहेवियर और गाड़ी के ऑपरेशनल एनवायरनमेंट की पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, NIACL मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करते वक्त सिर्फ गाड़ी की मेक और मॉडल पर नहीं रुक जाता, वो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन का डीप एनालिसिस करते हैं। जैसे किसी पहाड़ी इलाके की गाड़ी? हाँ, एक गाड़ी जो किसी पहाड़ी या लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में चल रही है, उसका रिस्क प्रोफाइल एक फ्लैट वेल पेव्ड सिटी रोड पर चलने वाली गाड़ी से बिल्कुल अलग होगा। मेक सेंस। इसके अलावा गाड़ी का यूसेज पैटर्न क्या है, क्या वो पर्सनल यूज के लिए है या हेवी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए। और ड्राइवर का रिकॉर्ड भी देखा जाता होगा। बिल्कुल, ड्राइवर का पिछला क्लेम हिस्ट्री कैसा रहा है, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक कस्टमाइज्ड रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं। अगर वो ये डीप प्रोफाइलिंग ना करें तो लो रिस्क ड्राइवर्स को हाई रिस्क ड्राइवर्स का बोझ उठाना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। नहीं है, सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन इस प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट के मैथ को जब ग्राउंड रियलिटी में एक डॉक्यूमेंट के रूप में लाया जाता है तो अक्सर सुनने वालों को या लोगों को लगता है कि वो डॉक्यूमेंट सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मेरा मतलब है पॉलिसी इश्यूएंस और डॉक्यूमेंटेशन फेज की बात कर रहा हूं मैं। जो टर्म्स, कंडीशंस और खासकर जो एक्सक्लूजन्स होते हैं, क्या वो वाकई में रिस्क को मैनेज करने के लिए होते हैं या फिर सिर्फ क्लेम्स रिजेक्ट करने का एक लीगल तरीका है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इस पर अक्सर बहस होती है। हाँ, क्योंकि ये एक आम धारणा है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं ताकि कंपनी बच सके। लेकिन अगर हम सिस्टम के नजरिए से देखें तो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्राइमरी मकसद बाउंड्री सेट करना है। रिस्क असेसमेंट में जो मैथ लगाया गया है वो तभी काम करेगा जब रिस्क वैसा ही हो जैसा मॉडल किया गया था। अच्छा, तो एक्सक्लूजन्स इसलिए होते हैं ताकि मॉडल सही काम करे। एक्सक्लूजन्स इसलिए जरूरी हैं ताकि उन रिस्क्स को फिल्टर आउट किया जा सके जिनके लिए प्रीमियम चार्ज ही नहीं किया गया। अगर इंश्योरेंस कंपनियां बिना स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन्स के हर तरह का डैमेज कवर करने लगे तो उनका एक्चुअरियल मॉडल फेल हो जाएगा और उनका पैसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, फिर उनकी सॉल्वेंसी खतरे में पड़ जाएगी और जब बड़ा डिजास्टर आएगा तो वो किसी भी वैलिड क्लेम को पे नहीं कर पाएंगी। क्लैरिटी और स्ट्रिक्ट लीगल पैरामीटर्स सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि उस पूरे रिस्क पूल को बचाने के लिए जरूरी हैं। समझ गया। और NIACL के हेल्थ इंश्योरेंस का उदाहरण इस बात को और क्लियर करता है। स्रोत में एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन में कॉम्प्रहेंसिव कवरेज और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस तो क्लियरली डिफाइन होते ही हैं। हाँ, लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का कवरेज होता है। वो कंडीशंस कब से कवर होंगी, उनका वेटिंग पीरियड क्या होगा और ऑप्शनल एड ऑन्स जैसे मैटरनिटी कवर या OPD एक्सपेंसेस को किस प्रीमियम पर ऐड किया जाएगा। ये सब पहले दिन से डॉक्यूमेंटेशन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि टाइम ऑफ क्राइसिस में पॉलिसी होल्डर और कंपनी के बीच पॉलिसी के स्कोप को लेकर कोई लंबा लीगल डिस्प्यूट ना हो। लेकिन हाँ, अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखकर समझें तो बात सिर्फ एक पॉलिसी के डॉक्यूमेंट की नहीं है। जब हजारों लाखों लोग अपनी पॉलिसीज का प्रीमियम भरते हैं तो एक मैसिव कैश रिजर्व तैयार होता है, एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है। और इस प्रीमियम मैनेजमेंट का स्केल बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इस प्रीमियम को किसी लॉकर में बंद करके नहीं रखती। तो उस पैसे का क्या होता है? इस कैपिटल को कंटिन्यूअसली और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया जाता है। उन्हें एक बहुत ही टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है जिसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट? हाँ, उन्हें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स भी जनरेट करने ताकि इन्फ्लेशन बीट हो सके और रिजर्व बढ़ सके, और साथ ही इतनी लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है कि अगर कल को कोई बड़ा भूकंप आ जाए और एक दिन में 10,000 क्लेम्स फाइल हो जाएं तो उनके पास लिक्विड कैश तुरंत अवेलेबल हो। ये तो सच में बहुत कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। उनकी सॉल्वेंसी मार्जिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली मॉनिटर होती है।
ये सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, एक फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फर्म चलाने जैसा है। और ये लिक्विडिटी और मैसिव कैश रिजर्व्स का टेस्ट तब होता है जब सच्चाई की घड़ी आती है, यानी क्लेम्स प्रोसेसिंग और सेटलमेंट। मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनकर देखना चाहूंगा। आइए देखते हैं। एक तरफ कंपनी को अपनी सॉल्वेंसी बचानी है, दूसरी तरफ उन्हें जेन्युइन क्लेम्स को फास्ट सेटल करना है ताकि मार्केट रेपुटेशन बनी रहे। पर हम सब जानते हैं कि सिस्टम में फ्रॉड क्लेम्स की संख्या भी कम नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये जो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है वो वाकई में कितना रोबस्ट है कि वो जेन्युइन जरूरतमंदों को तुरंत रिलीफ दे सके और फ्रॉडस्टर्स को ब्लॉक कर सके। ये मैकेनिज्म ही इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। क्लेम्स प्रोसेसिंग सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है, ये एक रिगरस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस कैसे? जब क्लेम इंटीमेशन आता है तो सबसे पहले वैलिडिटी चेक होती है। इसका मतलब है पॉलिसी टर्म्स को एक्चुअल ऑन ग्राउंड इंसिडेंट के साथ मैप करना। क्या कॉज ऑफ लॉस कवर्ड पेरिल्स में आता है? क्या इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा क्लेम तो नहीं मांगा जा रहा? एग्जैक्टली। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अपने इन हाउस सर्वेयर्स और इंडिपेंडेंट लॉस असेसर्स डिप्लॉय करती हैं। जी। उनका काम सेंटिमेंट पर नहीं बल्कि हार्ड फैक्ट्स और एविडेंस पर चलता है। वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं ग्राउंड पर जाकर। हाँ, वो फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन या रिपेयर या रिप्लेसमेंट का फैसला लेने के लिए टेक्निकल रिपोर्ट्स, फोरेंसिक एनालिसिस और मार्केट वैल्यूएशन का यूज करते हैं। एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम वही है जो फ्रॉड को एक्यूरेटली डिटेक्ट करे लेकिन जेन्युइन केस में रेड टेप या ब्यूरोक्रेसी ना बनने दे। बिल्कुल। स्रोत में जो NIACL के प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का उदाहरण है वो इस प्रोसेसिंग के स्केल को दर्शाता है, खासकर किसी बड़ी आपदा या नेचुरल डिजास्टर के समय। हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स एक बहुत बड़ा टेस्ट होते हैं इन कंपनियों का। मान लीजिए किसी स्टेट में फ्लड आ गया और हजारों फैक्ट्रीज और गोडाउन्स पानी में डूब गए। ऐसे समय में NIACL का सिस्टम एक आम दिन की तरह काम नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टेंटली क्राइसिस मोड में आना पड़ता है और अपने सर्वेयर्स को इमरजेंसी बेसिस पर ग्राउंड जीरो पर भेजना पड़ता है। स्ट्रक्चरल डैमेजेस और इन्वेंट्री लॉस का आकलन करना उस क्योटिक एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। पर अगर वो क्लेम जल्दी सेटल ना करें तो बिजनेस इंटरप्शन की वजह से इकोनॉमी को और भी बड़ा झटका लग सकता है। उन बिजनेसेस का दोबारा खड़ा होना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि क्लेम की प्रोसेसिंग कितनी फास्ट और एक्यूरेट हुई है। फास्ट और एक्यूरेट ये दोनों एक साथ होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त स्पीड और एक्यूरेसी का यही बैलेंस उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। एक लंबा डिले किसी भी मीडियम स्केल बिजनेस को बैंक्रप्सी की तरफ धकेल सकता है। तभी आजकल टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है इसमें। सही कहा। इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे ड्रोन सर्वेज और सैटेलाइट इमेजरी, इनका इस्तेमाल आजकल क्लेम्स असेसमेंट में होने लगा है ताकि इनएक्सेसिबल एरियाज में भी लॉस का एस्टिमेशन जल्दी हो सके। ये ड्रोन वाली बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस क्लेम सेटलमेंट की पिक्चर का एक और एंगल है जो स्रोत में फोकस किया गया है, और वो है रिस्क मिटिगेशन और लॉस कंट्रोल। जनरल इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद चेक लिखना नहीं है। हाँ, इस पार्ट ने एक्चुअली मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर किया। हमें लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम नुकसान के बाद शुरू होता है, पर स्रोत कहता है कि वो रिस्क को एक्टिवली मिटिगेट करते हैं। हाँ, वो लॉसेस को रोकते हैं, वो नुकसान को होने से रोकने की पहल करते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल ही रिस्क पर आधारित है, वो रिस्क को एलिमिनेट क्यों करना चाहेगी? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है सोचने में। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रिस्क एलिमिनेट करना उनके बिजनेस मॉडल के खिलाफ नहीं बल्कि उसके हक में है। उनके हक में कैसे है? इंश्योरेंस क्लेम्स एक डायरेक्ट हिट है उनके बॉटम लाइन पर। अगर एक बड़ा एक्सीडेंट रुक जाता है तो उसमें कंपनी का सीधा प्रॉफिट है। इसीलिए लॉस कंट्रोल और रिस्क मिटिगेशन उनके ऑपरेशंस का एक कोर पिलर बन चुका है। अच्छा, मतलब क्लेम पे आउट बचाने के लिए वो एक्सीडेंट ही रोकना चाहते हैं? बिल्कुल। वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स और रिस्क इंजीनियर्स की पूरी टीम्स मेंटेन करते हैं जो क्लाइंट की फैसिलिटीज का डीप ऑडिट करती हैं। वो सिर्फ पॉलिसी इशू करके इंतजार नहीं करते, वो सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते हैं, फायर हैजर्ड्स चेक करते हैं, हैं, और स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज पॉइंट आउट करते हैं। एक डिटेल लॉस प्रिवेंशन एडवाइस और कस्टमाइज सॉल्यूशंस क्लाइंट को दिए जाते हैं। अगर हम स्रोत में मौजूद NICL इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के उदाहरण पर गौर करें तो ये रिस्क इंजीनियरिंग सर्विसेज किस लेवल पर काम करती हैं, ये समझ आता है। हाँ, स्रोत में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब NICL किसी मैसिव इंडस्ट्रियल प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कवर करता है तो वहां रिस्क सर्वे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होता।
उनके इंजीनियर्स प्रैक्टिकली उस फैक्ट्री के ऑपरेशंस के अंदर घुसकर एनालिसिस करते हैं। वो हर छोटी चीज देखते हैं। जैसे मशीनरी का वेयर एंड टेयर कैसा है, केमिकल स्टोरेज प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वर्कर्स की सेफ्टी ड्रिल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है। और ये सब चेक करने के बाद वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स डिजाइन करते हैं। उस फैक्ट्री को उन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। और इससे सिर्फ फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचता, बल्कि ह्यूमन लाइव्स भी सेफ रहती हैं। सही कहा। एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपकी इनविजिबल सेफ्टी ऑडिटर बन जाती है। बिल्कुल। और ये एक विन विन पार्टनरशिप बन जाती है। फैक्ट्री का भी फायदा और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा। एग्जैक्टली। इंडस्ट्रियल क्लाइंट को रिस्क रिड्यूस करने से प्रीमियम में डिस्काउंट्स मिलते हैं और उनकी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी को बड़े क्लेम्स का एक्सपोजर कम हो जाता है। इस प्रोएक्टिव अप्रोच से पूरी इकोनॉमी में एक सेफ्टी कल्चर डेवलप होता है। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। जब बड़ी कंपनियां मैंडेटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करती हैं क्योंकि उन्हें अपना इंश्योरेंस कवर मेंटेन करना है, तो बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्रीज बेटर और सेफर तरीके से ऑपरेट करने लगती हैं। ये अंडर द हुड इम्पैक्ट है जनरल इंश्योरेंस ऑपरेशंस का, जिसे आमतौर पर एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ एक फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। इनका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क करोड़ों लोगों की डेटा, एक्चुअरीज के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट और प्रोएक्टिव रिस्क इंजीनियरिंग का एक इंट्रिकेट जाल है। एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड जाल है। यह फ्रेमवर्क इकोनॉमी के लिए एक ऐसी ढाल का काम करता है जो लोगों को और बिजनेसेस को बिना डर के फंक्शन करने और ग्रो करने का कॉन्फिडेंस देता है। अगर ये अंडर दी हुड मैकेनिज्म अपना काम एफिशिएंटली ना करे तो इनोवेशन और एक्सपेंशन का पूरा इंजन बंद पड़ जाए, क्योंकि रिस्क लेने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। एकदम सही एनालिसिस है। मेरा भी यही मानना है। जब हम इन सोर्सेस को डीप डाइव करते हैं तो ये क्लियरली समझ आता है कि किसी भी लार्ज स्केल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंप्लीटली समझने के लिए उसके ऑपरेशनल रियलिटीज और कंस्ट्रेंट्स को समझना कितना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि हम सरफेस लेवल अजम्पशंस, जैसे कि पॉलिसीज सिर्फ क्लेम्स रिजेक्ट करने के लिए होते हैं, इस तरह के अजम्पशन से आगे बढ़ें और देखें कि सिस्टम एक्चुअली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक्सक्लूजन्स और प्रीमियम्स को कैसे बैलेंस करता है। बिल्कुल सही। इस अंडर द हुड कार्यप्रणाली का ज्ञान होना सभी के लिए बहुत रेलेवेंट है, ताकि रिस्क्स को बेटर मैनेज किया जा सके और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जा सकें। लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? इंश्योरेंस कंपनियों के पास ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, एक्सीडेंट्स और इंडस्ट्रियल फेलियर्स का इतना हाइपर डिटेल डेटा जमा हो चुका है। वो जानते हैं कि कौन सा इंटरसेक्शन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स देखता है। हाँ, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल जल्दी आग पकड़ता है, और फैक्ट्रीज में कौन सी मशीनरी सबसे ज्यादा फेल होती है। तो क्या भविष्य में इस विशाल डीप डेटा का इस्तेमाल सिर्फ इंश्योरेंस रिस्क की प्राइसिंग करने के लिए होना चाहिए, या फिर क्या हमारी सिटी काउंसिल्स, अर्बन प्लानर्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इन इंश्योरेंस कंपनियों के डेटा लेक्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए? ये कोलैबोरेशन तो गेम चेंजिंग हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर इस डेटा के आधार पर ऐसी स्मार्ट सिटीज डिजाइन की जाएं जहां हैजर्ड जोन्स ही एलिमिनेट कर दिए जाएं, या ऐसी गाड़ियां बनाई जाएं जो उस क्रिटिकल डेटा को यूज करके एक्सीडेंट्स को फिजिकली नामुमकिन बना दें। तब शायद इंश्योरेंस का रोल कॉम्पेंसेशन से बदलकर प्योर प्रिवेंशन का हो जाएगा। ये सच में एक बेहद फैसिनेटिंग और आगे का सोचने पर मजबूर करने वाला थॉट है। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ करंट रिस्क को प्राइस करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर रिस्क को सोसाइटी से परमानेंटली डिजाइन आउट करने के लिए। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने काफी डीप टेक्निकल और ऑपरेशनल पहलुओं पर रोशनी डाली है। उम्मीद है सुनने वालों को इन इनसाइट्स ने इस टॉपिक को देखने का एक नया और क्लियर पर्सपेक्टिव दिया होगा। सिस्टम के मैकेनिक्स को ओपन करके देखना हमेशा कुछ नया सिखाता है। आज के लिए हम इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों से यही उम्मीद है कि अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही क्रिटिकली एनालाइज करते रहें और डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते रहें। अगली बार एक नए विषय और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप एनालाइजिंग।